बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2 से 3 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप इस श्रृंखला के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि इस श्रृंखला में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, जो कि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो रेगुलर बेसिस पर इस श्रृंखला के वीडियो को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बताएं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। आप इस प्रश्न को स्टार मार्क करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार की अंजनी कुमारी, जो कि जमुई की रहने वाली है। इन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दूसरा नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था और इसी प्रतियोगिता में आपको ध्यान रखना है कि जमुई बिहार की बेटी अंजनी कुमारी ने विमेन्स जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा इसका संस्करण है जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। यहीं पर बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने विमेन्स जेवलिन थ्रो में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जमुई की, तो जमुई के बारे में दो जानकारी अति महत्वपूर्ण है, दोनों यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 2021 में किया गया था। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहला पक्षी महोत्सव बिहार में कब आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था और इसका नाम क्या है। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको कई बार बताया है। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत में उपलब्ध स्वर्ण खदानों में से 44% हिस्सा बिहार के जमुई जिले में है। जब ये पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा की गई थी तब भी हमने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आई होप कि आप इन सारे बातों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 वर्षों के बाद इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 6 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिखा है कि बिहार की राजधानी पटना से सटे विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर का मेला का जो उद्घाटन है ये 6 नवंबर 2022 को करीब 17 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो यहाँ से कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था, इनके बारे में कुछ उपलब्धियाँ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात किया जाए तो ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और भी कई सारे फैक्ट थे जो कि समय समय पर हमने आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, खास करके सिटी बीपीएससी की बात करें तो ये आपका जो आयोजित होने वाला है ये जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। ऐसे में जो मटेरियल बेस्ड क्लास से जो कर सकते हैं कोर्स लॉन्च हुआ है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो आप इसे ज्वाइन करके यहाँ से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट प्राप्त करके अपनी प्री स्पेशल जो तैयारी है वो बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है जो कि ऑनलाइन माध्यम में होने वाला है और साथ साथ जो करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं इसमें आपका करंट अफेयर्स का पूरा तैयारी हो जाएगा, सारा का सारा नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्री एग्जाम के लिए ये कोर्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। हजारों विद्यार्थी इसे अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपकी तैयारी निसंदेह ही अच्छे तरीके से होने वाली है।
चलिए, अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, बात कर रहे हैं बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो ऐसे में बिहार से संबंधित कुछ बेसिक से फैक्ट है, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से इसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार यहाँ से जानकारी दिया है। ये सारे कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो कि आपको कभी कभार एग्जाम में कन्फ्यूज भी करा देता है, तो इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो दो स्वास्तिक के बीच में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में घटित मोरबी केबल ब्रिज हादसा काफी खबरों में है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि यह पुल किस नदी पर निर्मित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस नदी का नाम यहाँ से पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, इस नदी का नाम था मच्छू नदी, जहाँ पर ये पुल या फिर कह सकते हैं केबल ब्रिज था, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे दूं कि गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना यह केबल ब्रिज अचानक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें हादसों में शिकार हुए सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो यहाँ से दो बातें याद रखिए, ये मोरबी शहर में, गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर यह केबल ब्रिज निर्मित था। अब इस ब्रिज के बारे में कई सारे फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। मोरबी की शान कहलाए जाने वाले केबल ब्रिज का जो निर्माण हुआ था, ये 143 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं ये 143 वर्ष पुराना केबल ब्रिज था। अब यहाँ पर इसी में एक पॉइंट है कि 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था, यानी कि गुजरात पर्यटन विभाग की सूची में भी इसे शामिल किया गया था। अब यहाँ पर हम बात करें इस केबल ब्रिज के निर्माण की, यानी कि इसका निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ऐसे में इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि मोरबी के राजा वाघजी राव जी ने केबल ब्रिज अर्थात झूलता हुआ पुल का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा किया गया था। इतनी सारी जानकारी इस पुल से, यानी कि इस केबल ब्रिज से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, सभी को यहाँ से नोट कर लीजिएगा। वहीं पे जब आप विकल्प पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि विकल्प नंबर ए में दिख रहा होगा दीखू नदी। इस दीखू नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। ये नागालैंड का एक कह सकते नदी है और यहाँ पर मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया था कि मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है और ये दीखू नदी नागालैंड में पाया गया है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बतला दिया है। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूला दा सिल्वा अभी हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न की आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं। हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मौजूदा समय में जो राष्ट्रपति थे ब्राजील के जैर बोल्सोनारो, उनका स्थान अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के द्वारा लिया गया, अर्थात ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा बने हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं जो कि आप याद रखेंगे। यह तीसरी बार है जब देश की सत्ता संभालेंगे लूला दा सिल्वा। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो वे वर्ष 2003 से 2010 के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ साथ यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें लूला दा सिल्वा से संबंधित, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में 6ठी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, जो कि तीसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने पहली बार 1989 में ब्राजील के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एक पॉइंट इनसे संबंधित ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें 3 वर्ष की सजा हुई थी। जो पॉइंट आप आगे देख रहे हैं कि वे 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए थे और उन्हें 3 साल की सजा काटनी पड़ी थी। तो ये भी संबंधित है इन्हीं से, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी ने कितने वर्षों के बाद बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष डबल का खिताब जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 39 वर्षों के बाद इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत के सात्विक चिराग की स्टार जोड़ी ने हाल ही में ताइवान के लू चिंग याओ और यांगपो हान की जोड़ी को हराकर बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष डबल का खिताब हासिल किया है। यह उनका करियर का 11वां खिताब है इन दोनों की जोड़ी का, ये यहाँ से ध्यान रखें। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इससे पहले 39 वर्षों के बाद भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1983 में पार्थो गांगुली और
विक्रम सिंह की जोड़ी ने यह कारनामा किया था? ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो कारनामा था इससे पहले 1983 में हुआ था और ये पार्थो गंगुली और विक्रम सिंह की जोड़ी के द्वारा किया गया था। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही भारत के बैडमिंटन स्टार ने 39 साल के बाद फ्रेंच ओपन में पदकों का सूखा खत्म कर दिया, यानी कि 39 साल के बाद इस खिताब को भारत के स्टार खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है सात्विक चिराग की जोड़ी से संबंधित वर्ष 2019 से, कि वर्ष 2019 में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिदोन और केविन संजय सुकामुल्जो ने हराया था। अर्थात यह भारतीय जोड़ी उप विजेता रही थी 2019 में। लेकिन इस वर्ष 2022 की बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष डबल का खिताब इन दोनों की जोड़ी ने भारत को दिलाया है 39 वर्षों के बाद। इस प्रश्न को आप एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता के लिए या फिर इसे लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया? ऐसे में ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैसला अभी हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में एक समिति गठित करने का फैसला किया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इस तरह की समिति की बात करें तो इससे पहले भी इसी साल 27 मार्च 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ये संबंधित है मार्च 2022 से। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो घोषणा हुई ये गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, तो दोनों मिलता जुलता, इसीलिए यहाँ पर हमने इस फैक्ट को शामिल कर दिया ताकि आप यहाँ पर इसे रिवाइज कर लें। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें समान नागरिक संहिता के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ऐसे में इसी चीज़ की परिभाषा को यहाँ पर हमने एक आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है किसी भी धर्म, जाति या लिंग के लोगों के लिए एक समान नियमों का होना। किसी भी परिवेश में या फिर किसी भी क्षेत्र में, राज्य विशेष हो गया, तो ऐसे में यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, लिंग हो, सभी को एक समान नियमों का ही मतलब कर सकते हैं पालन करना होता है। एक समान नियम होता है, ये होता है समान नागरिक संहिता। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। तबीयत अभी भी थोड़ा सा डाउन है, बार बार मतलब होता क्या है कि बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। ऐसा मतलब गले में, जो मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो के माध्यम से, कि गले में थोड़ा सा खराश है। मतलब लॉन्ग टर्म जिस तरह से बोलने का मतलब आदत है कि एकदम से आधा घंटा तक कंटिन्यू बोलते रहना है, वो अभी आज नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। तो ये हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने का फैसला किया है? तो आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने का फैसला अभी हाल ही में किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने का फैसला किया है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में 3 पॉइंट हमने आपके साथ साझा किया है। तीनों करंट अफेयर्स के तत्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला पॉइंट है कि अंतर राज्य विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने, अंतर राज्य ने बल्कि अंतर जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। साथ ही साथ स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। एक और पॉइंट है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संविदा आधारित नौकरी को समाप्त करने की घोषणा किया था। संबंधित सारे फैक्ट हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाए हैं। नेक्स्ट होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न को आप एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। ये प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा वर्चुअल करेंसी की शुरुआत किस तिथि से किया गया है? तो यह तिथि है 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू किया गया है और इसका प्रयोग होलसेल ट्रांजैक्शन में किया जाएगा, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर इसे डिजिटल करेंसी की, तो इसका नाम दिया गया CBDC अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये इसका नाम दिया गया। हालांकि इनसे संबंधित जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी समय समय पर हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तो बीपीएससी मेकर के करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के साथ आप लोग बने रहें। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको बतलाए जाते हैं आप लोग से अपनी एक जो नई कॉपी मैंने आपको तैयार करने बोला था वहाँ
पर जरूर नोट कीजिए। और जितने भी छात्र के पास समय का अभाव है, जो नोट नहीं कर सकते, अदर सेक्शन पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो ऐसे में बीपीएससी मेकर ऐप पर तमाम PDF फाइल उपलब्ध है सारे सेक्शन से, सारे सब्जेक्ट के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको श्योर रहना है कि बीपीएससी मेकर की ये पूरी जिम्मेदारी है कि आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स यहाँ से आपको देगा। और रही बात यहाँ पर अक्टूबर 2022 महीने की, जो भी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो अक्टूबर वाला भी जो PDF है, मंथली करंट अफेयर्स PDF, वो आपके कोर्स में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। इसकी सूचना भी आप लोगों को दी गई थी नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो वहाँ पर आप लोग जाकर डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हालांकि वो सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। रिजर्व बैंक की बात करें तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से, यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक की बात यानी कि RBI की बात आई है, तो RBI के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाग, यानी कि इसका जो लोगो है ये ताड़ का पेड़ और बाग इसमें कर सकते हैं दिखाया गया है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट में बात करें RBI के हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं और वे उर्जित पटेल की जगह पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर नवा प्रश्न की भारतीय फुटबॉल महासंघ ने निम्नलिखित में से किसे अंडर-20 पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है महेश गवली को, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में पूर्व भारतीय डिफेंडर महेश गवली को अंडर-20 पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है, इसकी घोषणा अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है वे शनमुगन वेंकटेश का स्थान लेंगे, यानी कि मौजूदा समय में शनमुगन वेंकटेश इस स्थान पर थे, लेकिन अभी हाल में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की। वजह यहाँ पर आगे लिखा गया है क्योंकि हाल ही में भारतीय टीम AFC अंडर-20 एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जिसके बाद शनमुगन वेंकटेश ने पद छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद अभी हाल ही में मुख्य कोच जो नियुक्त किया गया ये महेश गवली को नियुक्त किया गया। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला 10वां प्रश्न कि भारत के स्टील मैन के नाम से मशहूर निम्नलिखित में से किस शख्स का हाल ही में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर D यानी कि जमशेद जी ईरानी। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले वो टाटा स्टील के पूर्व MD जमशेद जे ईरानी का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। अभी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2004 में, यहाँ पर देखिए अब जो पॉइंट आप देखने वाले हैं ये इनकी कुछ उपलब्धियों से संबंधित है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी एक सिंपल प्रश्न नहीं मानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने भारत के नए कंपनी अधिनियम के गठन के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ईरानी को नियुक्त किया था, यानी कि जमशेद जे ईरानी को नियुक्त किया था। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। और बात करें अभी इस वर्ष 2022 और 2021 की, तो दोनों वर्षों में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है धातु विज्ञान में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जमशेद जी ईरानी की। तो 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि जॉर्डन में किया गया है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है, जो कि 12 नवंबर 2022 तक चलेगी। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अम्मान, जो कि जॉर्डन की राजधानी है, यहीं पर किया गया है। तो ध्यान रखें, प्रश्न में पूछा गया था कि इस देश में, इसी वजह से यहाँ पे जॉर्डन लिखा गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान, यहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। आयोजन तिथि है 1 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर 2022। हमारा अगला पॉइंट है कि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 25 सदस्य भेजे गए हैं, जिनमें से आपको ध्यान रखना है इस 25 सदस्यों में 13 पुरुष यानी कि 13 मेल और 12 फीमेल शामिल हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फीफा विश्व कप या फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि रणवीर सिंह को फीफा की ओर से इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर या फिर कह सकते हैं इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है फीफा विश्व कप के लिए। और साथ साथ जो जानकारी हमने आपको 68वीं पीसी के बारे में दिया, आप लोग चाहें तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निसंदेह ही इतनी कम कीमत पे, इतनी कम फी पे जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी निसंदेह औरों से बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए, अभी हाल ही में टेलीग्राम पर एक PDF हमने आपके साथ साझा किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। अभी हाल ही में जो रिसेंटली एग्जाम आयोजित हुए हैं, ऐसे एग्जाम में जो हमारे प्रश्न बने हैं, ये जो क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी का स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए वो हमने विद क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में, उसका प्रूफ हमने आपको दिया है। साथ ही साथ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कैंसिल हुआ, इन सारे एग्जाम का एक प्रूफ टेलीग्राम पे हमने सेंड किया है। आप वहाँ पर जाकर देखिए किस प्रकार से हमारे मटेरियल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो निसंदेह आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपका जरूर फायदा यहाँ पे होने वाला है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत तकरीबन 12 से 14 हज़ार विद्यार्थी रजिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की यहाँ पे हम बात करें तो इतने सारे विद्यार्थी हमारे नोट से पढ़ रहे हैं। तो समझिए कि अगर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे तो ये सारे विद्यार्थी कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि नोट के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी औरों से। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैं आपको दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा था आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।